हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट मेडिकल लेक्चर्स। और आज ही इस वीडियो में हम देखने वाले हमारा जो अप्लाइड साइकोलॉजी, तो फर्स्ट सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में कौन से टॉपिक्स है, सिलेबस टॉपिक को हम पूरा अंडरस्टैंड करने वाले। तो अपना 60 आवर्स का थ्योरी आवर्स है अपने साइकोलॉजी के। तो साइकोलॉजी का अगर कंपोनेंट्स देखें तो साइकोलॉजी में क्या है, ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको साइकोलॉजी क्यों पढ़ना है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है आपके लिए, आपके करियर के लिए और पेशेंट्स के लिए। तो क्यों इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी, देखते हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि अपनी खुद की लाइफ में और अपनी जो नर्सिंग की प्रोफेशनल लाइफ है, तो दोनों लाइफ में साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये अपने को देखने को मिल जाएगा आफ्टर स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों चीज़ें तो अपने आप में एक इंटरलिंक है। तो फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल अगर देखें तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, पेशेंट को फीवर आ गया है। तो फीवर में क्या करेगा वो पेशेंट, अगर बच्चा है तो रो देगा, अगर वो बड़ा है तो वो थोड़ा खुद से ही फ्रस्ट्रेट रहेगा कि अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं बीमार हो गया फ्रस्ट्रेट रहेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस कहते हैं, या फिर दोनों के बीच का अल्ट्रेशन कहते हैं, या फिर केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि पेशेंट एक बार बीमार हो गया है तो उसका साइकोलॉजी कैसा अफेक्ट करता है उसके ऊपर, तो ये हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ नर्स इन प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ एंड डीलिंग विद द अल्टर पर्सनैलिटी। तो एज अ नर्स हमारा क्या रोल है, किसी पेशेंट का अगर मेंटल हेल्थ प्रमोट करना है, फॉर एग्जांपल कोई डिप्रेशन में गया है तो उसको सपोर्ट कैसे करना है। किसी पेन, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है और उसको बहुत सारा पेन हो रहा है, या फिर प्री ऑपरेटिव पेशेंट है, ओटी में जाना है, वो बहुत घबराए है, तो उसको किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको साइकोलॉजी में जाननी है। देन उसके बाद क्या है, डीलिंग विद द अल्टर पर्सनैलिटी। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, बहुत भयानक सा बिहेवियर है, वो किसी के साथ बोलता नहीं है, या फिर बोलता है तो गुस्से से बोलता है, या फिर उसका पर्सनैलिटी थोड़ा अलग है। तो ऐसे पेशेंट के साथ कैसे हम डील कर सकते हैं, तो ये हम साइकोलॉजी में देखते हैं। देन उसके बाद क्या है, परफॉर्म द रोल ऑफ नर्सेस एप्लीकेबल टू द साइकोलॉजी ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। अभी ये आया अपना डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का, बच्चा है या फिर मिडिल एज का है, प्यूबर्टी एज का है, बूढ़ा है, हर एज के पर्सन के साथ, पेशेंट के साथ आपको किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से उनको डील करना है, तो ये हम साइकोलॉजी के सिलेबस में देखेंगे। उसके बाद क्या है, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव नीड ऑफ द क्लाइंट्स। अभी कॉग्निटिव देखें तो उसका अटेंशन कैसा है, परसेप्शन कैसा है, उसका मेमोरी कैसा चलता है, तो इसका जो बेसिक स्टडी है तो वो स्टडी करते हैं हम साइकोलॉजी में। देन इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इमोशन इन परफॉर्मिंग रोल ऑफ नर्स इन केयरिंग ऑफ इमोशनली सिक क्लाइंट्स, यानी कि जो इमोशनली थोड़े वीक पेशेंट्स है तो उनको हम कैसा मोटिवेट कर सकते हैं उनके हेल्थ के लिए और इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, उनको कैसा मोटिवेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो ये हम साइकोलॉजी में देखेंगे। देन उसके बाद सेवंथ है, डेमोन्स्ट्रेट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड नर्सेस रोल। पेशेंट का साइकोलॉजिकल असेसमेंट कैसे किया जाता है, उसके टूल्स क्या क्या है, कौन सी मेथड्स है, तो ये मेथड्स सब साइकोलॉजी के इस चैप्टर में, या फिर एक स्पेशल चैप्टर है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल करके, तो उसमें हम देखने वाले हैं। देन अप्लाई द नॉलेज ऑफ सॉफ्ट स्किल इन वर्क प्लेस एंड सोसाइटी। अभी सॉफ्ट स्किल अगर बोले तो अपना जो कम्युनिकेशन स्किल हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया, तो इसको हमारे वर्क प्लेस में यानी कि हॉस्पिटल में या फिर सोसाइटी में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद गाइडेंस काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये अपना आता है साइकोलॉजी में। और लास्ट टॉपिक है, अप्लाई द नॉलेज ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट इन वर्क प्लेस सोसाइटी एंड पर्सनल लाइफ, यानी कि हमारा सेल्फ एम्पावरमेंट होना चाहिए। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट रहता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वैसा सेल्फ एम्पावरमेंट अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखे, और उसका हमारे वर्क प्लेस में क्या इंपॉर्टेंस है, देन हमारी सोशल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसका नॉलेज हम साइकोलॉजी में लेते। सो फ्रेंड्स, ये जो अपने 9 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे कि साइकोलॉजी, हम क्यों साइकोलॉजी पढ़ते, तो आपको अभी समझ में आया होगा कि नर्सिंग में साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंस है। तो भाई अभी कंपोनेंट्स हो गए, तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअल थ्योरी में क्या है। जो 60 आवर्स हम साइकोलॉजी में पढ़ने वाले, तो ये सारे जो 60 आवर्स है, तो इनमें हम क्या क्या नई चीज़ें साइकोलॉजी में स्टडी करने वाले। तो पहला जो चैप्टर है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन, उसमें आता है साइकोलॉजी का मीनिंग क्या रहता है, उसका डेफिनेशन क्या है, साइकोलॉजी की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस कौन सी है, और अदर सब्जेक्ट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है। अभी फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स हो गया है, कि इकोनॉमिक्स में साइकोलॉजी का क्या इफेक्ट रहता है। साइकोलॉजी अलॉन्ग विथ सोशियोलॉजी हो गया, कि हमारा जो सोसाइटी का स्टडी है तो उनमें हम साइकोलॉजी क्यों करते हैं। साइकोलॉजी विथ मेडिकल साइंस होगा, या फिर हमारा पेशेंट का जो
बिहेवियर है, तो उसके साथ साइकोलॉजी को कैसे कंबाइन किया जाता है। देन साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल साइंस हो गया है। देन साइकोलॉजी और अपना जो स्पोर्ट रहता है, तो स्पोर्ट में साइकोलॉजी कैसे यूज़ करते हैं, तो साइकोलॉजी रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, इस पर क्वेश्चन आता है कि नर्सिंग के स्टडी में साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा कि रिलेशनशिप विथ अदर सब्जेक्ट, तो ऐसा नर्सिंग भी हमारा एक सब्जेक्ट है और नर्सिंग के सब्जेक्ट में हम क्यों साइकोलॉजी का स्टडी करती है और साइकोलॉजी की ब्रांचेस क्या क्या है। देन उसके बाद उसका मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप आपके फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं। ऑल बेसिक है साइकोलॉजी के बारे में। देन उसके बाद है अपना बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। बॉडी माइंड रिलेशनशिप, यानी कि बॉडी में कुछ चेंज हो जाता है, फंक्शनल चेंज हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो आपके माइंड पर कैसे अफेक्ट करता है। माइंड पे अफेक्ट कर दिया तो अल्टीमेटली आपकी साइकी कैसी चेंज हो जाती है और कौन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर पर्सन कैसा सिकनेस में बिहेव करता है, तो उसे हम कहते हैं बॉडी माइंड रिलेशनशिप। देन उसके बाद जेनेटिक्स एंड बिहेवियर, तो जेनेटिक्स में हम देखेंगे ट्विंस कैसे रहते हैं। फॉर एग्जांपल मानो दो ट्विंस है तो उनमें साइकी कितनी सेम रहती है, तो वो हम देखने वाले कि उसमें भी टाइप्स आते हैं। मोनोजाइगोटिक कितने सेम रहते हैं, डाइजाइगोटिक कितने सेम रहते हैं। देन उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर, यानी कि जैसा स्वभाव आपकी माँ का है, पापा का है, वैसा ही आपका रहने वाला है, आपके बच्चों का भी वैसा रहने वाला है। तो उनमें कैसा अपडेशन होता है, म्यूटेशन कैसे होता है और किस तरह से सिमिलरिटीज़ रहती है, वो हम देखने वाले। देन ब्रेन एंड बिहेवियर, अभी ब्रेन का हेल्थ अगर अच्छा है तो आपका बिहेवियर अच्छा है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को अल्जाइमर हो गया तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, वो चीज़ें जल्दी से भूल जाएगा, तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ द बिहेवियर। यानी कि इस चैप्टर में क्या है कि आपका बायोलॉजिकल फंक्शन और साइकी फंक्शन दोनों का जो रिलेशन है, तो बहुत अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। देन उसके बाद एक थर्ड चैप्टर दैट इज़ द मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंटली हेल्दी पर्सन। फॉर एग्जांपल हम सारे हो गए, हम क्या है मेंटली हेल्दी पर्सन है, हमको किसी भी तरह का साइकेट्रिक डिसीज़ नहीं है या फिर साइकेट्रिक सिकनेस नहीं, साइकेट्रिक इलनेस नहीं, तो हम कैसा बिहेव करते हैं। एक जो हेल्दी पर्सन रहते हैं तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, तो वो हम देखते हैं। देन उसके बाद है एक ऊपर का टॉपिक मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन क्या रहते हैं, कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस क्या रहती है, दोनों को डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद है वार्निंग साइंस ऑफ द पुअर मेंटल हेल्थ, यानी कि कोई पेशेंट का भी मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है तो उसके वार्निंग साइंस क्या क्या रहने वाले हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, चिड़चिड़ करेगा, कोई बात सुनेगा नहीं, किसी को सुनेगा नहीं, ज़्यादा ईगो में रहेगा, तो वार्निंग साइन ऑफ द पुअर मेंटल हेल्थ, आइसोलेट कर लेगा खुद को। तो ऐसे कुछ साइंस है, हम जब चैप्टर्स का स्टडी स्टार्ट करेंगे तो हम देख लेंगे। और अपना जो भाटिया और क्रेज बुक है तो वो भी आपको जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप आज आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर नई नई बुक्स की PDF आती रहती है और बहुत सारी नर्सिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आती रहती है। देन उसके बाद डिफेंस मैकेनिज़्म रहता है। डिफेंस मैकेनिज़्म यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम आ गया है तो हम उस प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं, कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज होती है, तो वो देखते हैं हम डिफेंस मैकेनिज़्म में। देन फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, देन कॉन्फ्लिक्ट क्या रहते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या है, तो और उसको हम ओवरकम कैसे करें। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि क्या, दुतरफी विचार करना या फिर दुतरफी विचार जब करते या फिर थिंकिंग करते तो उससे बाहर कैसे आए, उसको ओवरकम कैसे करें, तो ये सारा आता है। देन डीलिंग विद द ईगो, इसमें ईगो के टाइप्स आते हैं, ईगो क्या रहता है, तो ये हम देखने वाले हैं। देन फोर्थ नंबर का चैप्टर है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अभी डेवलपमेंटल बोले तो चाइल्ड साइकोलॉजी, प्यूबर्टी एज में क्या रहती है, अडल्ट में क्या रहती है, और जब पेशेंट सेनल एज में जाता है या फिर सेनल प्रोसेस में जाता है। अभी सेनल प्रोसेस बोले तो जब उसका एज 55 प्लस हो जाता है तो पर्सन जाता है सेनल प्रोसेस में, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं अलॉन्ग विद द फिजिक्स, अलॉन्ग विद द फिजिकल चेंजेस, उसके बायोलॉजिकल चेंजेस या फिर उसके साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या रहते हैं, कौन से डिसीज़ है जो मेंटल इलनेस के ओल्ड एज में हो जाते हैं या फिर अडल्ट एज में और ओल्ड एज में साइकी कैसे डिफरेंट तरीके से वर्क करती है, तो वो हम देखने वाले डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। देन उसके बाद है अपना पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी में ज़्यादा कुछ तो क्वेश्चंस आते नहीं है, सिर्फ अल्टरेशन इन पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी को इवेलुएट कैसे करें, उसमें कौन सी थेरीज है, पर्सनैलिटी की कुछ थेरीज है, तो थेरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद 6 नंबर का चैप्टर बोले तो कॉग्निटिव प्रोसेस, और साइकोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है कॉग्निटिव प्रोसेस। तो कॉग्निटिव प्रोसेस में सारे जो पॉइंट्स है तो उसमें आता है आपका अटेंशन आता है। देन कॉग्निटिव प्रोसेस बोले तो अपने जो सेंसरी ऑर्गन्स है, तो सेंसरी ऑर्गन्स के जो परसेप्शन है, तो परसेप्शन से उनमें फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन परसेप्शन है। देन इंटेलिजेंस क्या रहता है, लर्निंग क्या रहता है, मेमोरी क्या रहता है, थिंकिंग, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, तो ये जो सारे थिंग्स है तो हम कॉग्निटिव प्रोसेस में
पढ़ने वाले। कॉग्निटिव प्रोसेस यानी कि हमारा ब्रेन और हमारी जो साइकी है तो वो कैसे वर्क करती है, और हमारे जो डेली लाइफ की जो कोई भी चीज़ है तो वो पूरा अपनी कॉग्निटिव प्रोसेस पे डिपेंड रहती है। या फिर हमारा जो नॉलेज है, हम कैसे स्टडी करते हैं, ये सारा अपने को कॉग्निटिव प्रोसेस में देखने को मिल जाएगा। अभी साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप अपने जो करियर है, करियर में उसको इम्प्लीमेंट करो या ना करो, आपके खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साइकोलॉजी का स्टडी। क्योंकि हम खुद को ही एक बार देख लेते हैं कि साइकोलॉजी में ऐसा गया है, ऐसा लिखा गया है, और हम कैसे बिहेव करते किसी सिचुएशन में, हमको भी ऐसा करना चाहिए। तो आपके खुद के डेवलपमेंटल के लिए साइकोलॉजी का स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग से ही आपको स्टडी करना है। देन उसके बाद है मोटिवेशन यानी इमोशनल प्रोसेस। तो उसमें मोटिवेशन क्या रहता है, उसके टाइप्स कौन से रहते हैं। देन थेरीज ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की थेरी से 5 मार्क के लिए पूछी जाती है। देन उसके बाद है इमोशंस, तो इमोशंस की भी थेरीज रहती है, तो ये भी आपके लिए पूछी जा सकती है 5 मार्क के लिए। देन नेक्स्ट है स्ट्रेस एंड स्ट्रेस एडेप्टेशन। तो स्ट्रेस एडेप्टेशन में स्ट्रेस एडेप्टेशन सिंड्रोम रहता है, GAS बोलते हैं उसको हम, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। देन उसके बाद हम कोपिंग मैकेनिज्म क्या क्या है, स्ट्रेस जब आ जाता है तो लॉन्ग टर्म कोपिंग कैसे करते हैं, शॉर्ट टर्म कोपिंग कैसे करते हैं, तो उसे हम देख लेते हैं इस चैप्टर में। देन उसके बाद है अपना नेक्स्ट यूनिट, तो उसे हम कहते हैं, जो अपना नेक्स्ट यूनिट है दैट इज़ द साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड टूल्स। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट, अगर फॉर एग्जांपल अभी आप एक साइकोलॉजिकल काउंसलर है, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपके पास कौन से टूल्स रहते हैं उसको, फॉर एग्जांपल जैसे हम क्लिनिकल में देखें तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसका चेस्ट एक्सरे निकालेंगे। तो चेस्ट एक्सरे क्या हुआ, एक डायग्नोस्टिक टूल हुआ। तो उससे चेस्ट एक्सरे से हमको पता चल जाएगा कि इसमें क्या फंक्शनल चेंजेस है। वैसे जो साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या रहते हैं, तो साइकोलॉजी में पेशेंट को जब डायग्नोस करना रहता है तो कौन से टूल्स रहते हैं, मेथड्स रहती है उसको साइकोलॉजिकली एसेस करने की। तो ये सारा है तो हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट में पढ़ लेते हैं। देन उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या रहती है, तो उनमें कम्युनिकेशन क्या रहता है, कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन से रहते हैं। देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उसमें आता है आपका डिप इंटर IPR पर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं, IPR एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द IPR और स्ट्रेटजीज टू ओवरकम द बैरियर्स। यानी कि IPR में बैरियर्स कौन से है और उसको हम कैसे ओवरकम करें, सॉल्व कैसे करें। तो इस पर IPR पे क्वेश्चंस आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर कम्युनिकेशन ऐसा टॉपिक है जो आपको सारे सब्जेक्ट्स में देखने को मिल जाएगा। तो कम्युनिकेशन को अच्छे से पढ़ लो। देन उसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ एम्पावरमेंट। तो डायमेंशन ऑफ द सेल्फ एम्पावरमेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है अपना सेल्फ एम्पावरमेंट। देन सेल्फ एम्पावरमेंट करने के तरीके कौन से है, और उसके बाद है अपना इंपॉर्टेंस ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट, यानी कि जो हमारी फीमेल्स है तो फीमेल्स एम्पावरमेंट क्यों सोसाइटी में इंपॉर्टेंट है, इस पर भी 5 मार्क के लिए क्वेश्चंस आता है। तो फ्रेंड्स, और नेक्स्ट टॉपिक है प्रोफेशनल इटिकेट्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग। हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में इटिकेट्स कौन से ऑलरेडी फंडामेंटल में भी पढ़ते हैं और साइकोलॉजी में भी साइकोलॉजी में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो कुल मिलाकर अपने चैप्टर से 10 चैप्टर से और 16 आवर्स है, एक चैप्टर के लिए अगर जनरली देखें तो 6 आवर्स है, तो 6 आवर में आपका नॉर्मल स्टडी हो जाता है। बेसिकली बहुत आसान है साइकोलॉजी, अगर आप इंटरेस्टिंग से लेते हो, वरना बहुत बच्चे तो डर जाते हैं साइकोलॉजी से, क्योंकि साइकोलॉजी में जो वर्ड्स है वर्ड्स बहुत नए नए। और इनकेस अगर आपको रीडिंग का शौक है, और ऑलरेडी बुक आप रीड करते हो, तो बहुत सारे जो नए टर्मिनोलॉजीज है तो वो आपको ऑलरेडी पता है नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल बच्चों को पता नहीं कॉग्निटिव प्रोसेस क्या रहता है, कॉग्निशन क्या रहता है, ईद क्या रहता है, ईगो क्या रहता है, सुपर ईगो क्या रहता है। जब आप एक्चुअल स्टडी स्टार्ट करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप लर्न हो जाएगी। तो साइकोलॉजी बहुत आसान सब्जेक्ट है अगर आप करते हो, अगर आप नहीं करते हो तो साइकोलॉजी पढ़ने में हार्ड भी जा सकता है, अगर आपकी बेसिक ही कुछ क्लियर नहीं। तो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंट है। थर्ड ईयर में आपको साइकेट्रिक नर्सिंग भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। साइकेट्रिक नर्सिंग में हम क्लिनिकल बेसिस देखते हैं कि कौन से डिसीज है, डिप्रेशन क्या रहता है, यूफोरिया क्या रहता है, OCD क्या रहता है, तो हम सब थर्ड ईयर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो बेसिक है साइकोलॉजी का, हमारे एक पर्सन की साइकोलॉजी कैसी है, पेशेंट की साइकोलॉजी कैसे अफेक्ट हो जाती है जब वो किसी डिसीज में आ जाता है, तो ये सारा टॉपिक्स हम साइकोलॉजी में देखने वाले हैं। और इस तरह से अपना जो सिलेबस कॉपी है उसका इंपॉर्टेंस और कौन से यूनिट है, कौन से यूनिट में क्या पढ़ना है, ये हमने आज के वीडियो में आपको बताया है। देन साइकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन का लिस्ट आपको देंगे। और साइकोलॉजी का जो इंपॉर्टेंट बुक है भाटिया एंड क्रिच,
बहुत अच्छा बुक है। तो आप अगर आपको साइकोलॉजी का अच्छे से स्टडी करना है तो भाटे एनकरेज यूज़ करो, आपको ये सारे पॉइंट्स भाटे एनकरेज में मिल जाएंगे, क्योंकि INCBC अपना अप्लाइड साइकोलॉजी का सिलेबस कॉपी है और INCBC अपना भाटे एनकरेज का बुक है, ग्रीन कलर का बुक रहता है। ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया है जो फर्स्ट ईयर की बुक्स है, तो वो बुक्स कौन सा है, कैसा दिखता है, उसका प्राइस क्या है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बताया है। उसका भी लिंक आपको आपके इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट सिलेबस कॉपीज़। अभी सिर्फ एक लास्ट बचा है सोशियोलॉजी, तो उसके बाद अभी एनाटॉमी हो गया अपना, फिजियोलॉजी हो गए, साइकोलॉजी भी हो गए, अभी सिर्फ सोशियोलॉजी बाकी है। तो ये तीनों के बाद हम सोशियोलॉजी का सिलेबस कॉपी देखेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से यूनिट्स आपको पढ़ने, तो वो देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, लाइक करो, और कैसा लगा कमेंट में बताओ। आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।